हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के हिसाब से जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे। कौन सा है वो टॉपिक दोस्तों? जस्टिस का टॉपिक, यानी कि न्याय का सिद्धांत। इस वीडियो में हम लोग न्याय का सिद्धांत क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि उस पर न्याय पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। और क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों? जॉन रॉल्स, यानी कि रॉल्स के क्या विचार है न्याय पर, इस पर आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप लोग रॉल्स के न्याय पर क्या विचार है इसको पढ़ के नहीं जाएंगे ना, तो आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जॉन रॉल्स के न्याय पर क्या विचार है, या जॉन रॉल्स के न्याय पर जो भी विचार है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ज्यादा चांसेस है कि आएगा। अदरवाइज नॉजिक के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि नॉजिक, रॉबर्ट नॉजिक के न्याय पर क्या सिद्धांत है। पर इस वीडियो में हम लोग जॉन रॉल्स के न्याय पर क्या विचार है इसको डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले न्याय का सिद्धांत क्या है इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जब मैंने आपसे स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी, या फिर समानता यानी कि इक्वेलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की थी, तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करते हुए मैंने क्या बताया था कि जो दोनों ही कॉन्सेप्ट है इनका जन्म होता है या इनका उद्भव होता है यूरोप से। और यूरोप में भी कब? आधुनिक कालीन यूरोप में स्वतंत्रता एवं समानता, इन दोनों ही सिद्धांतों का क्या होता है? उद्भव होता है, विकास होता है। उससे पहले मध्यकालीन यूरोप में स्वतंत्रता एवं समानता दोनों ही, यानी कि लिबर्टी और इक्वेलिटी, ये दोनों ही तरीके के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, इनका डेवलपमेंट कब होता है? आधुनिक काल में होता है यूरोप में। लेकिन जो ये जस्टिस यानी कि न्याय का सिद्धांत है ना, ये हमेशा से ही मानव समाज यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक पार्ट रहा है। आप किसी ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण हो, मतलब वहां पर न्याय जैसा सिद्धांत एग्जिस्ट ही ना करता हो? आप ऐसे किसी समाज की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किसी समाज में न्याय का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या समाज में न्याय और अन्याय के बीच में फर्क ही नहीं किया जाता है, तो उस समाज को हम समाज कह ही नहीं सकते हैं। वो तो एक तरीके से जंगल राज होगा, जैसे कि आदिवासी समाजों में देखने को मिलता है या फिर कबीलाई समाजों में देखने को मिलता है। लेकिन जब से इंसानों ने सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य तरीके से एक साथ रहना शुरू किया, शांतिपूर्वक तरीके से रहना शुरू किया, है ना, तभी से ही न्याय का जो सिद्धांत है ना, वो जाने अनजाने में डेवलप होना शुरू हो गया। क्योंकि किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए ना, वहां पर जरूरी होता है न्याय का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको पता होगा कि आप जब आपके पास में किताबें आएंगी तो आपको पता चलेगा कि अरस्तु के, है ना, प्लेटो ने, इन सभी प्राचीन कालीन यूरोप के विचारकों ने न्याय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मतलब न्याय के बारे में उनके क्या विचार है वो बताए हैं उन्होंने। और न्याय का जो सिद्धांत है ना, इस पर चर्चा होती आ रही है प्राचीन काल से। दोस्तों, इसीलिए जो न्याय का सिद्धांत है ना, ये हमेशा से ही मानव समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। और किसी भी समाज की ये आवश्यक शर्त है, मतलब किसी भी समाज में न्याय का सिद्धांत होना बहुत ही जरूरी है। तो इस हिसाब से ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जॉन रॉल्स के न्याय पर क्या क्या विचार है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, जॉन रॉल्स ने जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है कि जॉन रॉल्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी, पहले एक बात बता दूं कि जो जॉन रॉल्स थे वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक थे। ठीक है, अमेरिका में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की अपनी, जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1971 में प्रकाशित की। और इस पुस्तक में उन्होंने अपने न्याय पर विचार क्या है उसको बताया, कि न्याय पर उनके क्या विचार है इसको स्पष्ट किया। किस पुस्तक में? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में। इसको याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। और जब असेसमेंट में आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, इसका ईयर पूछा जा सकता है, या जॉन रॉल्स की किताब का नाम पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग ये लिख के रखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जॉन रॉल्स ने ये क्यों लिखा, जॉन रॉल्स ने न्याय पर अपने विचार क्यों प्रकट किए? दोस्तों, आप लोग अगर 12th क्लास में आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, और आप लोगों ने पहली वाली जो किताब पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा कि शीत युद्ध के टाइम पे विश्व जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। और उस समय देख लो आप, 1971 का जो टाइम था वो शीत युद्ध का ही समय था। शीत युद्ध कब खत्म होता है? 1991 में खत्म होता है, जब यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संघ का विघटन होता है। यूएसएसआर का जब कोलैप्स होता है तब शीत युद्ध का विघटन होता है। तो इस समय पे जो है शीत युद्ध चल रहा था। तो जो पूरा जो विश्व था ना, उसमें दो तरीके की आर्थिक व्यवस्थाएं थी। कौन सी थी? एक समाजवादी यानी कि साम्यवादी व्यवस्था, और दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था एवं पूंजीवादी व्यवस्था। ये दोनों ही तरीके की व्यवस्थाएं जो थी
वो पूरी तरीके से 1971 के आसपास फेल होने लग गई थी। आपको पता होगा कि जो साम्यवादी मॉडल है या साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिस्ट मॉडल है, वो 1991 में फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया, समाज में अशांति फैल गई और पूरी तरीके से जो साम्यवादी समाज है वो सोसाइटी को न्यायपूर्ण बनाने में असफल रहा। मतलब एक सोसाइटी में समानता स्थापित करने में असफल रहा। और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी जिसका लीडर कौन था? अमेरिका था। उस पूंजीवादी समाज में जॉन रॉल्स रह रहे थे और उन्होंने देखा कि 1971 के आसपास उस पूंजीवादी समाज में भी बेशक आर्थिक तरक्की हो रही थी, लेकिन आर्थिक असमानताएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यानी कि समाज में, जैसे कि मैंने पीछे लिखा है कि पूंजीवादी एवं समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की असफलता से समाज में अन्यायपूर्ण असमानताओं का बढ़ना। मतलब ये हुआ कि दोनों ही सिस्टम फेल हो रहे थे और समाज में अन्यायपूर्ण स्थिति क्रिएट हो रही थी। और अमीर बहुत ही अमीर होते जा रहे थे पूंजीवादी व्यवस्था में और गरीब बहुत ही गरीब होते चले जा रहे थे। तो इस तरीके से रॉल्स ने क्या किया कि एक न्यायपूर्ण सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए अपने विचार इस पुस्तक में प्रकाशित किए। ठीक है दोस्तों, रॉल्स ने बोला कि रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। दोस्तों, रॉल्स ने ना जो अपनी जो भी समाज में अन्यायपूर्ण स्थिति हो रही है या असमानताएं फैल रही थी पूंजीवादी समाज में, उसको माना कि ये जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है ना, इसका मुख्य कारण ये है कि व्यक्तियों को ना जो प्राथमिक प्राथमिक वस्तु है ना, प्राइमरी गुड्स है, वही नहीं मिल पा रहे हैं। क्या है प्राइमरी गुड्स? उन्होंने बताया कि ये प्राथमिक वस्तुएं हैं अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर, ठीक है, और आय और संपदा और आत्मसम्मान। ये जो मैंने आपको इस बोर्ड पे बताया, ये सब जो है वो प्राथमिक वस्तुएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। तो इस तरीके से जॉन रॉल्स ने बोला कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी तो समाज में समानता एवं न्याय स्थापित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से कैसे स्टैब्लिश करेंगे, इसकी थ्योरी उन्होंने अपनी किताब 1971 में जो किताब ली, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताई। दोस्तों, रॉल्स के न्याय पर क्या विचार हैं, अब आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जॉन रॉल्स ने, जैसे कि मैंने बताया, कि अपनी प्रसिद्ध किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय के सिद्धांत दिए। दोस्तों, न्याय पर अपने विचार प्रकट करते समय ना रॉल्स ने न्याय के कुछ ऐसे सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास किया जो कि हर एक परिस्थिति में लागू हो। जैसे कि मैंने आपको जब साइंटिफिक या प्रकृति के नियमों के बारे में बताया था या साइंटिफिक मेथड के बारे में बताया था, तो साइंटिफिक मेथड में हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी लोग साइंटिफिक मेथड से प्रकृति के नियमों की स्टडी करते हैं या नेचुरल लॉस के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो एक कुछ ऐसे नियमों की खोज करने की कोशिश करते हैं जो कि पूरे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में एक जैसे हर जगह पर लागू हो। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम, जो कि पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में एक जैसा होता है। ठीक है, ऐसे ही जॉन रॉल्स ने भी न्याय के कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज करने की कोशिश की। सार्वभौमिक मतलब न्याय के ऐसे सिद्धांत जो विश्व के प्रत्येक समाज में लागू हो सके। मतलब न्याय के ऐसे सिद्धांतों को खोजने का प्रयास किया जॉन रॉल्स ने, वो ऐसे सिद्धांत जिनको हम किसी भी समाज में अगर लागू कर दे तो किसी भी सोसाइटी को न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। इस तरीके के सिद्धांतों की खोज करने की कोशिश की जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में। और ऐसे सिद्धांतों की खोज करने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति की रचना की। मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, वो पूरी तरीके से काल्पनिक है। इस काल्पनिक स्थिति को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने मूल स्थिति का नाम दिया, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन। क्या है ये मूल स्थिति? जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्याय के सिद्धांतों को गढ़ने के लिए उन्होंने काल्पनिक स्थिति की रचना की, उसी को ही हम कहते हैं मूल स्थिति। क्या है इस मूल स्थिति की विशेषता? दोस्तों, इसमें मनुष्य अपनी जरूरतों, हितों और कौशल और योग्यताओं के बारे में बेखबर रहते हैं। मतलब कि रॉल्स ने क्या किया, एक मूल स्थिति की कल्पना करते हुए उसमें कुछ मनुष्यों को रखा, मतलब कुछ व्यक्तियों को उस मूल स्थिति में रखा और कहा कि ये जो व्यक्ति जो मूल स्थिति में रहकर रहेंगे वही न्याय के कुछ सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। जिन व्यक्तियों को रॉल्स ने इस मूल स्थिति में रखा, रॉल्स ऐसा मानते हैं कि यही कुछ व्यक्ति न्याय के सार्वभौमिक, यानी कि हर जगह लागू होने वाले नियमों का निर्माण करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो मूल स्थिति है ना, एक ऐसी स्थिति है जिसको हम प्राकृतिक अवस्था कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई समाज एग्जिस्ट नहीं करता, कोई नियम कानून एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ये व्यक्ति इस मूल स्थिति में रहते हैं। और ये व्यक्ति जिन भी सिद्धांतों का निर्माण करते हैं वो भावी, यानी कि भविष्य के समाज में लागू होगा।
इसको सपोज ऐसा कर लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं, वो स्वर्ग लोक में बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी लोक लोक पर कौन से नियम लागू होंगे या पृथ्वी पर किस तरीके के नियम लागू होंगे, उसका क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर ले, मतलब वो तय कर रहे हैं। स्वर्ग लोक पर बैठ करके पृथ्वी लोक के लिए कुछ व्यक्ति कानून बना रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं कानूनों पर जो स्वर्ग लोक के व्यक्ति है उनको चलना पड़ेगा जब उनका जन्म होगा पृथ्वी लोक पर। इसको एग्जाम्पल के रूप में आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इस मूल स्थिति के बाद ना दोस्तों, एक भावी भविष्य के समाज की कल्पना होगी और वो समाज उन्हीं नियमों से चलेगा जो इस मूल स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए जाएंगे। और उन्हीं सिद्धांतों को रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी है। अब मूल स्थिति में रहने वाले व्यक्ति निष्पक्ष रूप से, है ना, और पारदर्शी रूप से न्याय के सिद्धांतों की रचना कर सके, इसके लिए रॉल्स ने कुछ शर्तें लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें मनुष्य अपनी जरूरतों, हितों, कौशल और योग्यताओं के बारे में बेखबर रहता है। मतलब कि उन्होंने, क्योंकि न्याय के सिद्धांतों का निष्पक्ष रूप से निर्माण हो सके, ठीक है, उसको तय करते हुए कोई व्यक्ति अपने हित को पूरा करने के लिए उन सिद्धांतों से छेड़छाड़ ना कर दे, इसके लिए रॉल्स ने कंडीशंस लागू की, जिसमें से पहली यही है कि इसमें मनुष्य अपनी जरूरतों, हितों, कौशल और योग्यताओं के बारे में बेखबर रहता है। मतलब आने वाले समाज में, जो कि मूल स्थिति के बाद आएगा, उस समाज में उसकी स्किल्स क्या होंगी, उसकी आवश्यकताएं क्या होंगी, उसकी योग्यता क्या होगी, उसके बारे में एक व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता। ठीक है दोस्तों, यदि उन्हें पता हो कि वे श्वेत अश्वेत है, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होगा कि भावी समाज में किस किस तरह का भेदभाव होता है। मतलब जो आने वाला समाज है, इस मूल स्थिति के बाद का जो समाज आएगा, उसमें इन व्यक्तियों को यह भी नहीं पता, बस इतना पता है कि वो कैथोलिक है, ठीक है, या प्रोटेस्टेंट है। ये आपको बता दूं कि ईसाई धर्म में एक ब्रांचेस होती हैं, उसको बोलते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और या वो गोरे हैं या काले हैं, अगर उनको ये भी पता है ना कि वो गोरे हैं या काले हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भावी समाज है ना, उसमें किस आधार पर भेदभाव किया जाएगा, इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि भावी समाज में, जो इस मूल स्थिति के बाद का समाज होगा, हो सकता है कि गोरे लोगों के साथ भेदभाव होता हो सकता है काले लोगों के साथ होता हो सकता है कैथोलिक के साथ होता हो सकता है प्रोटेस्टेंट के साथ होता हो। तो इस तरीके से भी व्यक्ति की पहचान न्याय के सिद्धांतों के निर्माण में आड़े नहीं आएगी, परंतु उन्हें अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का आरंभिक ज्ञान होता है। जो व्यक्ति मूल स्थिति में रह करके भावी समाज यानी कि भविष्य के समाज के लिए नियम बनाएंगे, उनको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के नियम का ज्ञान होता है। जैसे कि आपको पता होगा इकोनॉमिक्स के नियम, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, है ना, इस तरीके के नियमों का थोड़ा सा ज्ञान होगा। और मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ नियमों के बारे में उनको पता होगा। दोस्तों, रॉल्स की मूल स्थिति के व्यक्ति विवेकशील करता है, जो न्याय के नियमों का पता लगाने हेतु एकत्र हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने वीडियो में अभी आपको बताया ही कि यही व्यक्ति जो कि एक विवेकशील करता है, विवेकशील करता मतलब सही और गलत, अपने अच्छे और बुरे के बारे में जानते हैं, और यही व्यक्ति न्याय के नियमों का पता लगाने हेतु इकट्ठा हुए हैं। किसमें? इस मूल स्थिति में। दोस्तों, वे ईर्ष्यालु यानी कि इन्वेशियस भी नहीं है। उनका मतलब अपने लिए प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि से है, दूसरों को क्या मिलता है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, रॉल्स बता रहे हैं उन व्यक्तियों की विशेषता जो कि मूल स्थिति में रह करके न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की विशेषता बताते हुए बता रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है ना, वो ईर्ष्यालु नहीं है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे व्यक्तियों को कौन सी प्राथमिक वस्तुएं मिलती है, बस उनको इससे मतलब है कि उनकी जो प्राथमिक वस्तुएं उनको मिलेंगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि वो कर पाए। ठीक है दोस्तों, ऐसी हालत में ये मनुष्य कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे। इस अनिश्चितता की स्थिति में वे सबसे कम खतरनाक रास्ता चुनेंगे। तो दोस्तों, भावी समाज में यानी कि इस मूल स्थिति के बाद के समाज में, भविष्य के समाज में उनकी क्या स्थिति होगी, समाज में वो कौन से वर्ग में जन्म लेने वाले हैं, कौन से धर्म में जन्म लेने वाले हैं, ठीक है, किस स्थिति में रहने वाले हैं, उनको किसी भी बारे में नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में, इस अनिश्चितता की स्थिति में, वो व्यक्ति सबसे कम जोखिम वाले नियमों का निर्माण करेगा। मतलब अपने लिए जो भी विकल्प उसको सामने दिखते हैं, उसमें से सबसे इजी और सबसे कम खतरनाक विकल्पों का चयन करने की कोशिश करें। दोस्तों, रॉल्स के मुताबिक मूल स्थिति में इस अनिश्चितता की स्थिति को अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है। दोस्तों, जॉन रॉल्स ने जो ये अनिश्चितता की स्थिति है मूल स्थिति में रहने वाले लोगों के सामने, इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान का पर्दा कहा है जॉन रॉल्स ने।
इस अज्ञान के पर्दे की वजह से लोगों को भावी समाज में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और उसके आधार पर होने वाले भेदभाव के बारे में पता नहीं होगा। दोस्तों, इस अज्ञान के पर्दे की एक विशेषता यह है कि भविष्य के समाज में यानी कि फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में व्यक्तियों की जो कि इस मूल स्थिति में है और जो कि न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करने वाले हैं, उनकी फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी और उनकी उसी स्थिति के आधार पर किस किस तरह से भेदभाव किया जाएगा, इसके बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता होगा। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है क्लियरली कि उनको अपने वर्ग, जाति, धर्म इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होगी। और अगर धर्म के बारे में अगर उनको पता भी है, जाति के बारे में उनको अगर पता भी है, तो उनको ये नहीं पता होगा कि किस जाति के साथ किस तरीके का भेदभाव होगा। तो इस अनिश्चितता की स्थिति को रॉल्स ने क्या बोला है? अज्ञान का पर्दा यानी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की स्थिति बोला है। ठीक है दोस्तों, मूल स्थिति में अज्ञान का पर्दा होने पर लोग परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे उन्हें सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांत मान सकते हैं। तो दोस्तों, रॉल्स सिंपली वही कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में रहकर व्यक्ति जो जो व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, वो जिस भी सिद्धांतों का निर्माण करेंगे, जिस भी नियम कानूनों का निर्माण करेंगे, वही न्याय के सार्वभौमिक यानी कि विश्व में हर जगह लागू होने वाले न्याय के सिद्धांतों के रूप में माने जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं मूल स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए गए न्याय के सिद्धांतों के बारे में। यानी कि मूल स्थिति में रहकर व्यक्तियों द्वारा न्याय के जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि वो सिद्धांत कौन से हैं। तो रॉल्स बताते हैं कि न्याय के मूल सिद्धांत हैं ये जो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। दोस्तों, मूल स्थिति के व्यक्ति कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते, इसलिए वह सिद्धहीनतम व्यक्ति के लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था करेगा। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जो मूल स्थिति में रहने वाले व्यक्ति है ना, वो बहुत अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, जिसको वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान के पर्दे की स्थिति बोला है। किसने? रॉल्स ने। और ऐसी स्थिति में रहकर व्यक्ति ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको नहीं पता कि भविष्य के समाज में उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। इसलिए व्यक्ति कोशिश करते हैं कि भविष्य के समाज में जो कि इस मूल स्थिति जो कि मूल स्थिति के बाद का समाज है, उस समाज में अगर किसी व्यक्ति को निम्न वर्ग में या समाज के हीनतम स्थिति में रहना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति का भी समाज में अधिकतम लाभ हो। मतलब हो सकता है कि मूल स्थिति में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि किसी उच्च वर्ग में पैदा हो जाए या निम्न वर्ग में आ जाए। तो ऐसे में व्यक्ति कोशिश करेंगे कि अगर उनका जन्म निम्न वर्ग में हो जाए, तो उस निम्न वर्ग में रहने वाले व्यक्ति को भी समाज में अधिकतम लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन वही कह रही है कि मूल स्थिति के व्यक्ति कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते, इसलिए वह हीनतम व्यक्ति के इसलिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर उसका भविष्य फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में एक दलित वर्ग में या एक निम्न वर्ग में जन्म हो गया, तो वो जिंदगी भर नहीं चाहेगा कि वो अपनी एक गलती की वजह से जो है वो पूरी जिंदगी सजा भुगते। इसलिए वो कोशिश करेगा कि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति है फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में, उसके लिए बेहतर कानून बनाए जाए, बेहतर नियम बनाए जाए, ताकि वो भी समाज में अपना विकास कर सके, लोगों के साथ compete कर सके। तो दोस्तों, मूल स्थिति में रहने वाले व्यक्ति न्याय के जो सिद्धांत बनाते हैं, उनमें से पहला सिद्धांत है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। दोस्तों, अपने इस सिद्धांत में रॉल्स कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा है वो है भेद मूलक सिद्धांत यानी कि डिफरेंस प्रिंसिपल। इसके अंतर्गत रॉल्स ने दो सिद्धांत बताए हैं, जिसमें से पहला है हीनतम व्यक्तियों का अधिकतम लाभ, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांस। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि जो मूल स्थिति में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो क्योंकि भविष्य के समाज में हीनतम स्थिति में ना पहुंच जाए, इसलिए वो जो न्याय का दूसरा नियम बनाते हैं, उसमें हीनतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ देने की कोशिश करते हैं। मतलब कि समाज में जो भावी समाज होगा, उसमें जो सबसे निचले पायदान में रहने वाला व्यक्ति है, उसको समाज द्वारा अधिकतम लाभ देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वो हीनतम स्थिति वाला जो व्यक्ति है वो अपना विकास करके मुख्य धारा में आ सके। तो इस तरीके से न्याय का सिद्धांत गढ़ा जाएगा। दोस्तों, दूसरा है अवसर की समानता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, अवसर की समानता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि समाज में जो भी पद होंगे, जो भी प्रतिष्ठा के पद होंगे, जो भी उच्च पद होंगे, उन पर सभी व्यक्तियों का चयन हो सके, इसलिए सबको समान अवसर दिए जाएंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं कि जो रॉल्स है ना, वो अपने न्याय के सिद्धांत में समानता के कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी तरीके से लागू नहीं करते। यानी कि वो मान के चलते हैं कि समाज में कुछ विषमताएं हो सकती है, लेकिन उन विषमताओं को इस तरीके से रेगुलेट किया जाए
कि उससे हीनतम व्यक्तियों का अधिकतम लाभ हो, और जो असमानताएं आपको देखने को मिलती है ना, वो भी उन पदों के लिए हो या उन पदों से रिलेटेड हो जो अवसर की समानता के आधार पर सबके लिए सुलभ हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूँ कि आप देखते होंगे कि आईएएस ऑफिसर का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री का पद है। तो दोस्तों ये जो पद है ना, वो किसी को सुशोभित करने के लिए नहीं बनाए गए, यानी कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति है उसको रिवॉर्ड देने के लिए पद नहीं बनाए गए, बल्कि जनता के कल्याण के लिए बनाए गए। कौन सी जनता? जो गरीब जनता है, जो पिछड़े लोग हैं, जो अपना विकास नहीं कर सकते, जिनको अपने विकास के लिए सरकार का सहारा चाहिए, ऐसे लोगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री का पद, आईएएस ऑफिसर का पद बनाया गया है। और उन पदों पर चयनित होने के लिए सभी को अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। वही रॉल्स कह रहे हैं कि अगर समाज में असमानताएं होंगी भी तो इस तरीके से रेगुलेट की जाएंगी कि समाज में जो सबसे निचले वर्ग का व्यक्ति है उसका हमेशा लाभ होता रहे, और जो समाज में सबसे ऊंचे वर्ग के व्यक्ति हैं, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उन लोगों को अगर विशेष सुविधाएं भी दी जाए तो इस आधार पर ही दी जाए कि जो वो काम करेंगे उससे निचले, यानी कि उनकी प्रतिभा का उपयोग जो होगा वो निचले पायदान के व्यक्तियों के लिए होगा। दोस्तों, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण पेज है। ये क्या पेज है, इसको समझने के लिए आइए हम बोर्ड पे लिखी हुई स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इन सिद्धांतों को, यानी कि ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को एक विशेष पूर्वतक्रम लेक्सिकल प्रायोरिटी से रखना जरूरी है। ठीक है। सिद्धांत 1 को 2 से प्राथमिकता दी जाएगी और सिद्धांत 2 के अंतर्गत धारा खा को का से प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों ये क्या बला है? तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको न्याय के सिद्धांत देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है जिसको हम लोग पूर्वता क्रम कह सकते हैं, लेक्सिकल प्रायोरिटी मेथड कह सकते हैं, उसमें जो रॉल्स है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए न्याय के इन सिद्धांतों में, यानी कि 1 और 2 और 2 के अंतर्गत भी जो का और खा है, इन सिद्धांतों में आपस में कोई विरोधाभास होता है या आपस में कोई टशल होती है, तो फिर कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी? तो रॉल्स ने इसके बारे में भी बताया है। दोस्तों रॉल्स ने इस स्टेटमेंट में जैसा लिखा है वो बताया है कि अगर मान लीजिए न्याय के पहले सिद्धांत और दूसरे सिद्धांत में आपस में विरोधाभास हो जाता है, ठीक है, आपस में क्लैश हो जाता है, तो ऐसे में रॉल्स कहते हैं कि जो न्याय का पहला सिद्धांत है, यानी कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, इस वाले सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, किससे प्राथमिकता दी जाएगी? जो भेदमूलक सिद्धांत है इससे ऊपर माना जाएगा और प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए सिद्धांत 2 के अंतर्गत जो सिद्धांत का और खा है, अगर इनमें आपस में कोई विरोधाभास निकल करके सामने आता है या आपस में क्लैश होता है, तो फिर रॉल्स ने ये बोला ही हुआ है कि सिद्धांत 2 के अंतर्गत धारा खा को का से प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि धारा खा क्या है? धारा खा अवसर की समानता, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी को हीनतम स्थितियों का अधिकतम लाभ, ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांस, इस सिद्धांत से प्राथमिकता दी जाएगी। सपोज कीजिए कि अगर कहीं पर हीनतम व्यक्तियों की भलाई के लिए अवसर की समानता के सिद्धांत की बलि चढ़ाने की आवश्यकता आई, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि हीनतम व्यक्तियों के अधिकतम लाभ के लिए कभी भी हम अवसर की समानता, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट या इक्वल अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत को बलि नहीं चढ़ा सकते। अगर इन दोनों में आपस में क्लैश होगा तो हम अवसर की समानता, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी के कॉन्सेप्ट को प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो रॉल्स हैं वो न्याय के सिद्धांतों को दर्शाते हैं और न्याय की अपनी संकल्पना क्या है इसको स्पष्ट करते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपसे मैं एक अपेक्षा करता हूं, आपसे मैं इतना फेवर चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है आपको वो जरूर दबा दें। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो इससे जल्दी मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं, अगर आपको अभी भी ये डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं और बोलिए कि सर आप लोग लाइव आए, और लाइव आने पर मैं आपको जो न्याय का सिद्धांत है, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, इस पर आपके जो भी प्रश्न है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा लाइव आके यूट्यूब इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।